रतनपुर में सविता देवी अपने 3 बेटे और बहुओं के साथ रहती थी। थोड़े दिन पहले ही उसके तीनों बेटे शहर में नौकरी करने के लिए गए थे और सविता देवी के कहने पर उसने अपनी पत्नियों को गांव पर ही छोड़कर रखा था। सविता देवी हर दिन किसी न किसी बहू को तंग करती, बिना किसी गलती के डांटना, भूखा रखना और घर के सारे काम करवाना, ये उसका रोज का नियम बन चुका था। एक दिन की बात है, आंगन में झाड़ू लगाते हुए रेखा विमला से बोलती है। विमला दीदी, कल रात को हमारी सासू ने हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। हाँ रेखा, माँ जी ने तो कहा था कि जिसके हाथ से रोटी जलेगी वो खाना नहीं खाएगी, और वो तो हमारी बारी बारी से गलतियाँ निकालती है हर बात में। विमला इतना बोल ही रही थी कि तभी सविता देवी वहाँ पे आ जाती है और चिल्लाकर बोलती है, क्या कानाफूसी चल रही है? काम कर रही हो या पंचायत लगा के बैठी हो? माँ जी, हम तो बस। चुप! रसोई के बर्तन धोने हैं, गायों को चारा देना है और दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है। ये सब कौन करेगा? तुम्हारे मायके से कोई आने वाला है यहाँ पे? सविता देवी की ऐसी बातें सुनकर रेखा और विमला दोनों चुपचाप काम करने लगती है। थोड़े दिन बीतते हैं और सबसे छोटी बहू शर्मिला, जिसकी थोड़े दिन पहले ही सविता देवी के सबसे छोटे बेटे से शादी हुई थी, वो अपने मायके से लौटती है। शुरू शुरू में उसको भी सविता देवी की सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन जल्द ही वो भी सास के अत्याचार का शिकार होने वाली थी। एक दिन की बात है, शर्मिला रसोई बना रही थी, तभी सविता देवी वहां पे आती है। अरे शर्मिला बहू, इसको दोबारा भी तुमने ठीक से उबाला नहीं है, तीसरी बार उबालो। माँ जी, आपने ये दाल 3 बार उबालने के लिए क्यों कहा? ये दाल तो पहले से ही उबल चुकी है। तू मुझसे बहस कर रही है? मैं बड़ी हूँ और मेरा कहा इस घर में पत्थर का लकीर है। जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो। पर माँ जी, मैं तो बस लकड़ी और समय बचाने की बात कर रही थी। बस कर, मैंने तुझे बोला ना, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही होना चाहिए। आज तू भी बिना खाए सोएगी। रेखा और विमला दोनों वहीं पे थी। वो शर्मिला को इशारे में समझाती है कि चुप रहे। रात के समय जब चंपा देवी सो गई थी, तब तीनों बहुएं सभी काम निपटाकर एक जगह पे बातें कर रही थी। शर्मिला, तुझे कैसा लग रहा है यहाँ पे रहकर? सच बताओ दीदी, तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं अपने मायके ही चली जाऊँ। फिर सोचती हूँ मायके भी नहीं जा सकती और कहीं भाग जाऊँ। पता नहीं दीदी, आप दोनों माँ जी के अत्याचार कैसे सह लेती हो। मुझसे तो माँ जी का ये अत्याचार सहन ही नहीं हो सकता है। छोटी, मैं तुझे क्या ही बताऊँ, माँ जी के अत्याचार से हम दोनों कितने परेशान हो गए हैं। मैं और दीदी जीने के बजाय जैसे सांसें ही ले रहे हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, ऐसी सास किसी को ना दे। नहीं नहीं दीदी, अब मुझसे ये सब सहन नहीं होगा। चुप रहकर माँ जी का ऐसा अत्याचार मैं सहन नहीं कर सकती। माँ जी का ये अत्याचार अब मुझसे सहन नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। छोटी, तुम सही कह रही हो, माँ जी का ये अत्याचार सहने से तो अच्छा है हम कहीं भाग जाए। हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम दोनों। तभी सविता देवी वहां पे आ जाती है और चिल्लाकर बोलती है, अरे तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो? घर का काम हो गया या फिर कोई आने वाला है बाहर से, या फिर तुम्हारे मायके से कोई आने वाला है काम करने के लिए? जब देखो तब बातें बातें बातें, कुछ काम तो करना नहीं है। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत सी हो गई है आलसियों को। माँ जी, हम तो बस। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, जाओ तुम तीनों यहाँ से और अपना अपना काम करो। पता नहीं ये कभी हमें इंसान समझेगी या ऐसे ही चिल्लाती रहेगी। फिर तीनों वहाँ से चली जाती है और अपने अपने काम करने लगती है। दूसरे दिन जब सविता देवी नहीं थी,
तब तीनों बहुएं मिलकर योजना बनाती है कि आज रात को घर छोड़कर चले जाएंगी। रात का समय होता है। शर्मिला, विमला और रेखा देखती है कि सविता देवी सो गई है। वो तीनों घर छोड़कर जाने की योजना बनाती है। जल्दी चलिए दीदी, कहीं सासू माँ जाग गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम सही कह रही हो, चलो जल्दी चलो। फिर तीनों वहां से निकल जाती है और चलते चलते जंगल में पहुंचती है। कब तक चलेंगे हम दीदी? मैं तो थक गई हूँ, चलते चलते मेरे पैर दर्द करने लग गए हैं। हाँ हाँ छोटी, तुम सही कह रही हो, चलते चलते मेरे भी पैर दर्द करने लगे हैं। सुनो, आज रात को यहीं कहीं रह जाते हैं। सुबह होकर हम कहीं रहने की अच्छी जगह ढूंढेंगे। दीदी वो देखो, सामने गुफा है, क्यों ना आज रात को हम वहीं पे रुक जाए। हाँ चलो, आज रात वहीं पे रह जाते हैं। कम से कम ठीक से सोने को तो मिल जाएगा आज की रात। हाँ सही कह रही है आप दीदी, चलो चलते हैं। हाँ हाँ दीदी, चलिए चलते हैं वहाँ पे। फिर वो तीनों गुफा की ओर जाती है। गुफा के अंदर जाते ही वो तीनों आश्चर्य में पड़ जाती है। वहाँ पे खाने पीने की सारी चीजें रखी हुई थी। ये देखकर शर्मिला बोलती है, देखो तो दीदी, यहाँ पे खाना बनाने की सारी चीजें रखी हुई है और खाना भी तैयार है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो शर्मिला। आज तो हम तीनों भरपेट के खाना खाएंगे दीदी, वो भी कितने दिनों के बाद। हाँ हाँ, आज तो मैं पेट भर कर मजे से खाना खाऊंगी। इतना बोलकर वो तीनों हंसने लगती है। इस गुफा में बबलू नाम का एक भूत रहता था। बबलू भूत काफी कमजोर भूत था। वो सभी भूतों से छिपकर इस गुफा में रहता था। यहाँ तक कि वो इंसानों से भी डरता था। रेखा, विमला और शर्मिला की बात सुनकर बबलू भूत डर जाता है। तभी शर्मिला बोलती है, दीदी आज तो मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े करके पकाऊंगी ताकि उसका स्वाद बढ़िया आए और हम मजे से खा सके। अरे हाँ हाँ छोटी, तुम सही कह रही हो। और मैं इसमें मिर्च मसाला डाल के पकाऊंगी ताकि और भी स्वादिष्ट बने। हाँ दीदी, आज तो हम भरपेट खाना खाएंगे। तीनों की ये बातें सुनकर बबलू भूत और भी डर जाता है। फिर बबलू भूत उन तीनों के पास जाता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तीनों तो मुझे पका के खाने की बात कर रही है। ये तो मुझे पका के खा जाएंगी। अब मैं क्या करूं? मुझे उसके पास जाना चाहिए और समझाना चाहिए कि वो मुझे ना खाए। फिर बबलू भूत उन तीनों के पास जाता है। बबलू भूत को देखकर वो तीनों डर जाती है और सोच में पड़ जाती है कि ये भूत कहाँ से आ गया। तभी बबलू भूत बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना तुम। बबलू भूत की ऐसी बातें सुनकर वो तीनों आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये क्या बोल रहा है और एक दूसरे के सामने देखती है। क्या कहा तुमने? मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना, मतलब कुछ समझे नहीं हम। देखो, तुम मुझे मत खाना, नमक मिर्च लगा के मत खाना। बबलू भूत की ऐसी बातें सुनकर तीनों समझ जाती है कि सब्जी की जगह उसे खाने को समझ रहा है और वो उससे डर रहा है। क्यों क्यों हम तुम्हें ना खाए? तुम्हें छोड़कर हमें क्या मिलेगा? बताओ तुम हमें। तुम लोगों ने अगर मुझे नहीं खाया तो मैं तुम्हें एक कटोरी दूंगा। उस कटोरी में से तुम जो खाना मांगोगी वो खाना तुम्हें मिल जाएगा। हम कैसे तुम्हारा विश्वास कर ले कि वो कटोरी हमें खाना देगी ही? लो, ये लो कटोरी, तुम खाना मांगकर देख सकती हो, पर मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर शर्मिला उस कटोरी को देखकर बोलती है, कटोरी, ओ कटोरी, मुझे गुलाब जामुन खाने का मन है, गुलाब जामुन दो मुझे। शर्मिला का इतना बोलते ही कटोरी में गुलाब जामुन आ जाते हैं। ये देखकर तीनों चौंक जाती है और विमला बोलती है, ठीक है, अब तुम जाओ, अब हम तुम्हें नहीं खाएंगे। और वो तीनों वहाँ से कटोरी लेकर अपने घर लौट आती है।
घर आकर फिर सो जाती है और सविता देवी को पता भी नहीं चलता है कि वो तीनों कहीं पे गई थी। सुबह होते ही सभी अपने कामों में लग जाती है, जैसे कि रात को कुछ हुआ ही नहीं था। तीनों बहुओं को काम करता हुआ देखकर सविता देवी बोलती है, अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ऐसे काम कर रही हो जैसे कितने दिनों से तुमने कुछ खाया ही नहीं है। आज कितना काम बाकी पड़ा हुआ है, वो कौन करेगा? जरा जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ। इतना बोलकर सविता देवी वहाँ से चली जाती है। सासू की ऐसी बात सुनकर रेखा बोलती है, देखा, सासू माँ को तो बस मौका चाहिए हमें डांटने का। जब देखो तब हमें डांटती ही रहती है। सही कहा तुमने, सासू माँ को तो हमारी कदर ही नहीं है, कितना भी काम कर ले। हाँ दीदी, हम कितना भी काम कर ले पर सासू माँ को तो दिखता ही नहीं है। तीनों बहुओं की बातें सविता देवी पीछे से सुन लेती है और डांटते हुए बोलती है, हो गई मेरी बातें, पड़ गई तुम तीनों के दिल में ठंडक। हे भगवान, कैसी बहुएं मिली है मुझे जो पीठ पीछे मेरी बातें ही करती रहती है, बुराइयां ही करती रहती है। माँ जी, हम तो बस आपकी। बस चुप करो, मैंने सब सुन लिया है। आज पूरे दिन तुम तीनों को खाना और पानी कुछ नहीं मिलेगा, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने पे आएगी कि सास की बुराइयां करने का परिणाम क्या होता है। समझ गई तुम तीनों? इतना बोलकर सविता देवी वहां से चली जाती है। समय बीतता है और दोपहर होती है। शर्मिला को भूख लगती है और वो विमला और रेखा को बोलती है, दीदी चलो कुछ खा लेते हैं, दोपहर हो गई है, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। फिर तीनों कमरे में जाती है और बबलू भूत की दी हुई जादुई कटोरी निकालती है और अपनी मनपसंद खाने की चीजें मांगती है। थोड़ी ही देर में जादुई कटोरी सभी चीजें उसके सामने रख देती है। थोड़ी देर में सविता देवी भी आ जाती है और तीनों बहुओं को आंगन में ना देखकर वो अंदर देखने के लिए जाती है। जैसे ही सविता देवी तीनों बहुओं को कमरे में देखती है तो वो आश्चर्य में पड़ जाती है। सविता देवी तीनों बहुओं को जादुई कटोरे से खाना मांगते हुए देख लेती है। ये कौन सी माया, ये तो कोई जादुई कटोरा लगता है। इन तीनों के पास ये कटोरा कहाँ से आया? जहाँ से भी आया हो, मुझे उससे क्या, मुझे ये कटोरा चाहिए। लेकिन सामने जाके मांगूंगी तो ये तीनों कोई ना कोई बहाना बना के मुझे वो कटोरा नहीं देंगी। मुझे कुछ योजना बनानी पड़ेगी। जैसे ही रात का समय होता है कि सविता देवी बहुओं के कमरे में आती है और वो जादुई कटोरा चुरा लेती है। फिर वहां से चुपचाप, किसी को पता ना चले, उस तरह से निकल जाती है। दूसरे दिन सुबह तीनों बहुएं सारा काम निपटा के फिर खाना खाने के लिए कमरे में जाती है और देखती है तो जादुई कटोरा उसकी जगह पे नहीं था। अरे दीदी, यहाँ पे तो जादुई कटोरी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे छोटी, उसी जगह पे होगी, और कहाँ जा सकती है? रात को तो हमने वहीं पे रखी थी। नहीं दीदी, यहाँ पे तो नहीं है, मैंने सभी जगह पे ठीक से देखा। तो फिर कहाँ चली गई? लगता है चोरी हो गई है। तीनों की बातें सविता देवी चुपके से सुन रही थी, लेकिन उसको बातें सुनते हुए विमला देख लेती है और वो समझ जाती है कि सासू माँ को तो जादुई कटोरी के बारे में पता चल गया है। थोड़ी देर के बाद सविता देवी वहाँ से चली जाती है। हो न हो, माँ जी ने ही हमारी कटोरी चोरी की है। ये क्या कह रही है आप दीदी? आपको कैसे पता चला कि माँ जी ने कटोरी ले ली है? अभी अभी मैंने देखा कि माँ जी हमारी बातें चुपके से सुन रही थी। ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि वो हमें बातें करते हुए देखे और कुछ भी ना बोले। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। माँ जी हमें साथ में देखकर हमें डांटे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लगता है माँ जी ने ही जादुई कटोरी को ले लिया है। चलो चलो, चलकर हम माँ जी के कमरे में देखते हैं। माँ जी ने वो जादुई कटोरी ली है या नहीं ली है, वो पता चल जाएगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर तीनों सविता देवी के रूम में चिपके से झांकती है। ओ कटोरी, मुझे अच्छे अच्छे पकवान दो,
पूरी, हलवा, पनीर की सब्जी, पकोड़े, सब कुछ दो मुझे। सविता देवी के इतने बोलते ही उसके सामने सारे पकवान आ जाते हैं। ये देखकर विमला बोलती है, देखो देखो, मैंने तुम्हें बोला था ना, ये कटोरी सासू माँ ने ही चुपके से ले ली है। दीदी अब क्या करेंगे हम? माँ जी हमें एक कटोरी कभी भी वापस नहीं देगी। ऊपर से माँ जी के अत्याचार, कभी कभी हमें खाना नहीं देती थी, तब ये कटोरी हमें काम आती थी। अब तो जादुई कटोरी भी माँ जी ले गई। अब क्या करेंगे दीदी हम? दीदी आज रात हम फिर से उस भूत के पास जाएंगे, वो कोई ना कोई रास्ता हमें देगा। पर वहाँ जाके क्या फायदा, कटोरी तो माँ जी ने ले ली है। बबलू भूत को हम सारी बात बताएंगे, कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। हाँ दीदी आप सही कह रहे हो, आज रात को हम वहाँ पे जाएंगे। रात का समय होते ही सविता देवी सो जाती है। फिर से तीनों बहुएं उस गुफा में बबलू भूत के पास जाती है। तीनों बहुओं को देखकर बबलू भूत डर जाता है और बोलता है, अरे रे रे, ये तीनों यहाँ पे फिर से आ गई। आज तो लगता है पक्का मुझे खा जाएगी। बबलू भूत, अरे ओ बबलू भूत, कहाँ हो तुम? सामने आओ बबलू भूत। क्या हुआ, क्या हुआ? तुम तीनों फिर से यहाँ पर क्यों आ गई? आज कहीं मुझे खाने का तो प्रोग्राम नहीं है ना तुम्हारा? नहीं नहीं, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद चाहिए तुम्हें? फिर विमला उसे सारी बात बताती है। समझ गया मैं। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज दूंगा जिससे सब ठीक हो जाएगा। फिर बबलू भूत उसे एक डंडा देता है और बोलता है, ये लो डंडा, इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये तुम तीनों अच्छे से जानती हो। जब तक तुम डंडे को नहीं कहोगी तब तक ये डंडा नहीं रुकेगा। हाँ ठीक है, हम समझ गई। फिर वो तीनों चुपके से घर आकर सो जाती है। सुबह होते ही तीनों बहुएं अपना अपना काम कर रही थी। तभी सविता देवी को आते हुए देखकर शर्मिला बोलती है, दीदी आपको पता है वो जादुई कटोरा था ना, उससे भी चमत्कारी ये डंडा है। शर्मिला को इस तरह से बोलता हुआ देखकर रेखा और विमला दोनों समझ जाती है कि सविता देवी आ रही है। तभी रेखा बोलती है, अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? तीनों को बातें करते हुए देखकर सविता देवी छिप जाती है और छिपकर तीनों की बातें सुनती है। सच में क्या छोटी, ये डंडा जादुई है? हाँ दीदी, वो तो आप जादुई डंडे को छूकर बोलोगी कि जादुई डंडा अपना काम चालू कर, तब पता चलेगा कि ये जादुई डंडा क्या काम करता है। अच्छा छोटी, ऐसा है क्या? सविता देवी तीनों के कमरे में जाती है और बोलती है, ऐसा जादुई डंडा तो मेरे पास होना चाहिए, इन तीनों को इसकी क्या जरूरत। इतना बोलकर सविता देवी उस डंडे को छूकर बोलती है, डंडे, ओ जादुई डंडे, अपना काम चालू कर। सविता देवी के इतने बोलते ही जादुई डंडा हवा में उछलता है और उसको मारने लगता है। जादुई डंडा जैसे सविता देवी को मारता है कि सविता देवी चिल्लाती है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस डंडे से बचाओ, जल्दी आओ। रेखा बहू, शर्मिला बहू, कहाँ हो तुम? विमला बहू, जल्दी आओ, कहाँ हो तुम? सविता देवी की आवाज सुनकर रेखा बोलती है, लगता है डंडे ने अपना काम चालू कर दिया है। हाँ दीदी, चलो वहाँ जाते हैं और देखते हैं। फिर वो तीनों सविता देवी के पास जाती है। अरे रे, ये तो मुझे मारे ही जा रहा है, बहू मुझे बचाओ, इस डंडे को रोको। लेकिन माँ जी, ये डंडा ऐसे ही किसी को नहीं मारता है, आपने कुछ गलत किया होगा या तो कुछ चुराया होगा। अगर कुछ गलत किया है और इस डंडे के सामने बोल दोगी तो ये रुक जाएगा। हाँ, मैंने वो जादुई कटोरा चुराया है, वो तुम ले जाओ और इसे रोको, जल्दी से रोको। रुक जाओ जादुई डंडे, रुक जाओ। शर्मिला का इतना बोलते ही डंडा रुक जाता है और वापस अपनी जगह पे चला जाता है। अरे रे, इसने तो मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी है। हाय राम, मैं तो मर गई। बहू, मुझे माफ कर देना तुम तीनों, मैंने तुम तीनों के साथ बहुत ही गलत किया है। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मुझे माफ कर देना तुम तीनों।
उस दिन के बाद से सविता देवी ने कभी भी अपनी बहुओं को तंग नहीं किया।